हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं स्वदेश कुमार अग्रवाल टीम फिजिक्स से एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस माइनर टेस्ट सीरीज के फिजिक्स के सॉल्यूशंस में। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपका जो एग्जाम था वो बहुत ही बढ़िया गया होगा और इसके जो सॉल्यूशन है वो हम फिजिक्स के सॉल्यूशन के लिए आइए अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, टू सोर्सेज ऑफ साउंड A and B produces the wave of frequency 350 hertz. They vibrate in the same phase. A particle is vibrating under the influence of these two waves. If the amplitudes at a point P produced by the two waves are 0.3 mm and 0.4 mm respectively, then the resulting amplitude of the particle at point P will be. तो बच्चों हमसे क्या पूछा है कि जो हमारे पास वेव बनेगी, रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड जो होगा वो P पॉइंट पर क्या होगा। साथ में हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि गिवन AP माइनस BP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और वेलोसिटी ऑफ साउंड हमारे को दे रखी है 350 मीटर पर सेकेंड। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखो, ये जो AP माइनस BP मतलब क्या है कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट है B। यहां से वेव जो है वो चलना शुरू करती है, यहां से चलना शुरू करती है, यहां से चलना शुरू करती है और ये पॉइंट P के ऊपर सुपर इंपोज होती है। तो पॉइंट P के ऊपर जो पार्टिकल है हमें उसका रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो है वो हमें बताना है। हमें कहा गया है कि भाई इसका जो एम्पलीट्यूड, जो A से वेव चली है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो है 0.3 mm और जो B से वेव चली है उसका एम्पलीट्यूड जो है वो है 0.4 mm। ओके, तो इन दोनों के बीच का अगर पाथ डिफरेंस निकालें, ये हमें दिया हुआ है AP माइनस BP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस AP माइनस BP, यानी हमारे को पाथ डिफरेंस बच्चों दे रखा है कितना, 25 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हमारे पास वेलोसिटी ऑफ साउंड दे रखी है, हमें इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हम क्या करते हैं, जो रिजल्टिंग वेव हमारे को मिली है उस रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी और ये हमारे को स्पीड दे रखी है, तो हम इनका वेवलेंथ निकाल लेते हैं। तो बच्चों लेमडा इज इक्वल टू होगा V/F। इसमें जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो है हमारे पास में 350। ओके, और इसके साथ में हमारे को जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है 350 हर्ट्ज, यानी जो इससे हमारे को आंसर आएगा वो आएगा 1 मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे को इसके लिए निकालना पड़ेगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस अगर मैं निकालना चाहूं तो फेज डिफरेंस हमारे पास में आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई ये हमारे पास फेज डिफरेंस आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा, हमने निकाला है 100 सेंटीमीटर और हमारे पास पाथ डिफरेंस जो है वो है 25, तो ये आ जाएगा 4 और पाई बाई 2। तो हमारे पास बच्चों इन दोनों वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आ गया है पाई बाई 2। तो अब रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड अगर मैं निकालूंगा तो हम जानते हैं कि अगर पाई बाई 2 अगर हमारे पास में फेज डिफरेंस होता है तो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड हमारे पास में होता है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। करेक्ट। तो हमारे पास में इनके जो एम्पलीट्यूड्स हैं अलग अलग वो दे रखे हैं 0.3 mm एंड 0.4 mm। तो 0.3 स्क्वायर प्लस 0.4 स्क्वायर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 mm। तो इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 4। ओके, आसान सा क्वेश्चन था। चलते आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारे को दे रखा है बच्चों वो हमारे को दे रखा है बच्चों अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास में है, इन अ प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव पार्टिकल स्पीड इज ऑलवेज लेस देन द वेव स्पीड। तो हमारे पास जो पार्टिकल की स्पीड है इट इज ऑलवेज लेस देन वेव स्पीड। तो पार्टिकल की स्पीड होती है वो होती है a ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो हम इसकी स्पीड क्या होती है a ओमेगा। और जो हमारे पास में वेव स्पीड है बच्चों, वेव स्पीड हमारे पास में होती है ओमेगा बाई के। तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो a विल बी लेस देन 1/2 पाई ओवर लैम्डा, यानी हमारे पास में जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा लैम्डा बाई 2 पाई से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो यहां से हमारे पास आंसर बन जाता है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है,
two waves represented by the following equations are traveling in the same medium. Y1 is equal to 5 sin 2 pi 75t minus 0.25x and y2 is equal to 10 sin 2 pi 150t minus 0.5x. तो इसकी इंटेंसिटी का रेशो हमें बताना है, तो बता देते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड है, ये हमारे पास सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड है। तो I1 बाई I2 अगर हम निकालना चाहेंगे तो ये हमारे पास में आएगा A1 स्क्वायर डिवाइड बाई A2 स्क्वायर। तो A1 हमारे पास में कितना है 5 स्क्वायर, A2 हमारे पास में कितना है 10 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 100 और रेशो हमारे पास आ जाएगा 1/4। ओके, तो 1/4 इसका जो है सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो हम ये तो जानते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड जो होती है हमारे पास में, वो स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास में होती है गामा आर टी डिवाइड बाई एम। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहां पर दे रखा है मिक्सचर, तो मिक्सचर के लिए सबसे पहले मेरे को गामा मिक्सचर चाहिए, यानी यहां पर गामा क्या रहेगा मिक्सचर का रहेगा, और दूसरा हमारे को जो ये मिक्सचर बना है दोनों गैसेस का, उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, यानी मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट हम करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास N1 M1, या मास के लिए हम लिख सकते हैं N1 M1 प्लस N2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। ठीक है, तो हमारे पास N1 जो है जैसा कि हमें दे रखा है 1-1 मोल दोनों के दे रखे हैं, तो N1 और N2 1-1 मोल है। पहली गैस है हमारे पास में हीलियम, हीलियम के लिए मास होगा 4 मॉलिक्यूलर मास। दूसरा जो हमारे पास में हाइड्रोजन है उसके लिए जो गैस है उसके लिए मास होगा 2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। तो ये N1 प्लस N2 ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये 6 और बाई 6/2 कितना आ जाएगा 3, तो ये मॉलिक्यूलर मास तो आ गया 3। अभी गामा मिक्सचर निकालना है। गामा मिक्सचर निकालने के लिए हमें सीपी मिक्स और सीवी मिक्स चाहिए। तो सीपी मिक्स कितना हो जाएगा, सीपी मिक्स हो जाएगा हमारे पास में N1 CP1। तो N1 कितना है 1 CP1, तो CP1 मतलब हीलियम। हीलियम हमारे पास में है एक मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीपी मिक्स होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है इसमें 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5/2R। ठीक है, और दूसरी जो हमारे पास में गैस दे रखी है हाइड्रोजन, वो एक डायटोमिक गैस है, उसके लिए ये हो जाएगा 7/2R। ठीक है, नीचे हो जाएगा हमारे पास में N1 प्लस N2 यानी 1 प्लस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 और 7 12, 12/2 6, और 6/2 कितना आ जाएगा बच्चों 3R। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं सीवी मिक्स। सीवी मिक्स कितना आ जाएगा, सीवी मिक्स बच्चों हमारे पास में आएगा 1 × 3/2R फॉर हीलियम, 1 × 5/2R, ये किसके लिए आ गया हाइड्रोजन, बटे 1 प्लस 1, तो 3 और 5 8, और बटे 2 4, 4/2, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 2R। तो गामा मिक्स बच्चों जो होगा गामा मिक्स हमारे पास में होगा सीपी मिक्स डिवाइड बाई सीवी मिक्स, यानी ये हमारे पास में आ जाएगा 3R/2R, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा 3/2। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी है और हम फटाफट से इसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो गामा मिक्सचर बच्चों को हमें मिला है इट्स 3/2। R को मैं 8.3 या इसको 25/3 लिख सकता हूं। जो टेम्परेचर है वो मुझे केल्विन में रखना है, 127 डिग्री दे रखा है, 273 ऐड करूंगा उसमें तो बनेगा 400। और मिक्सचर जो है मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे को दे रखा है वो है 3। तो जैसा कि
हम जानते हैं कि ये 3 हमारे पास जो मॉलिक्यूलर वेट जो हमारे को दे रखा है वो ग्राम में है, तो मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको किलोग्राम में। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। बस अब ये जैसे ही हम इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 200 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 इंटू 200 5000। 5000 में से अगर आप डिवाइड करेंगे 3 को तो ये करीब करीब आ जाएगा आपके 1600, और हमारे पास में जो आंसर बनेगा इसका वो करीब करीब हमारे पास बन जाएगा, जब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 1290 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से ही हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1290 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 sin 100t माइनस x बाय 10। ओके, अब हमारे को बताना है द वेलोसिटी ऑफ वेव विल बी। तो आसान क्वेश्चन है बच्चों। वेलोसिटी ऑफ वेव होती है ओमेगा बाई के, ओमेगा बाई के, तो ओमेगा हो गया ये 100 और k हमारे पास में हो गया 1/10। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1000, जो हमें ऑप्शन 4 में मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें दे रखा है यूनिफॉर्म रोप हैविंग मास m hangs vertically from a rigid support. A transfer wave pulse is produced at the lower end and the speed of the wave pulse varies with the height h from the lower end s। तो इसको हम कैसे कर पाएंगे? देखिए, हम जानते हैं कि हमें ये निकालना है कि v h के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है ना, ऐसे करके एक यूनिफॉर्म वेव थी, यहाँ से हमने जो पल्स है वो प्रोड्यूस करी, तो हमें बताना है कि ये इस हाइट h के साथ कैसे वेरी कर रही है। तो हम जानते हैं कि v किसके बराबर होता है? रूट ऑफ t बाई म्यू, है ना, इसके बराबर होता है हमारे पास में। तो देखिए, रूट t बाई म्यू, t जो होता है वो वेट के बराबर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं m इंटू जी। m को लिख सकता हूं मैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू हाइट और इंटू जी, ये हो गया बाय म्यू। तो अगर मैं यहां से हाइट h के हिसाब से देखूं तो ये मेरे को प्रोपोर्शनल मिल रहा है रूट h के, है ना। यानी इसका मतलब है मैं कह सकता हूं कि v स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू h। तो इससे मुझे कैसा ग्राफ मिलना चाहिए? तो देख सकते हैं हम इससे, अगर मैं एक VH ग्राफ बनाना चाहूं तो इसका जो मुंह है वो h की तरफ इस तरीके से रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि इसका जो ग्राफ है वो हमें कैसा मिलेगा। इसका जो ग्राफ है वो हमें किस तरीके से मिलेगा? इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन जो है बच्चों इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। A particle moves along the x-axis according to x is equal to a sin a 1 plus sin omega t. What distance does it travel between t is equal to 0 to t is equal to 2.5 pi by omega? तो इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें पार्टिकल का मूवमेंट देखना है कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ना कि वेव ने। पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पार्टिकल तो इस तरीके से मान लीजिए हम कह सकते हैं कि इस तरीके से ही मूवमेंट होता है पार्टिकल का। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पार्टिकल का मूवमेंट होता है। हम जानते हैं कि जो पार्टिकल है यहां से यहां तक जाने में हमें कितना टाइम लगता है? t/4। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? t/4। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? t/4। ऐसे ही यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है? t/4। ऐसे ही होता है पार्टिकल का मूवमेंट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो t/4 टाइम में पार्टिकल कितना मूव करता है? a। आफ्टर एवरी t/4 टाइम पार्टिकल कितना मूव करता है? a जो है एम्पलीट्यूड के बराबर वो मूव कर जाता है। अगले t/4 टाइम में ये वापस इतना मूव कर जाएगा, अगले इसमें ये वापस t/4 मूव कर जाएगा। ऐसा ही है। तो हमें बताना है व्हाट डिस्टेंस डज इट ट्रेवल बिटवीन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2.5 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, पार्टिकल का मूवमेंट कैसे है? इस तरीके से मूवमेंट है पार्टिकल का, इस तरीके से पार्टिकल का मूवमेंट है। तो 0 से, यानी यहां से अगर मान लो मैं यहां से मान लू, तो ये t किसके बराबर है? 2.5 पाई बाई ओमेगा। ओके, तो t हमारे पास कितना आ गया? 2.5 पाई बाय, और ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई बाई t। ठीक है, ये दोनों कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूं 5/2 2.5 को, और इंटू 2 इंटू t, तो ये आ गया हमारे पास 5/4 t। और मैंने कहा आपको
कि भाई आफ्टर एवरी t/4 टाइम ये कितना मूव कर रहा है, a t/4 टाइम में ये पार्टिकल 0 से कहां पर, यहां पर आ जा रहा है। तो 5t/4 यानी इसके 5 गुना टाइम पीरियड के अंदर, 5 गुना टाइम पीरियड के अंदर ये कितना मूव करेगा, 5 गुना मूव कर जाएगा। यानी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये, 5a डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो थर्ड ऑप्शन जो बच्चों है इसका वो सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A sound source is moving in a circle and an observer is outside the circle at O as shown in figure. Find if the frequency as heard by the listener are f1, f2, f3 when the source is at A, B, C position respectively then. तो देखो ये इसका मूवमेंट देखो कैसा है, इस तरीके से मूवमेंट है। यानी जब ये A पोजीशन पर होगा तो ये अप्रोच करेगा इस ऑब्जर्वर को, B पॉइंट पर होगा तो ये बाहर की तरफ, दूर की तरफ जाएगा, और C पॉइंट पर ऐसे ऑब्जर्व करेगा। यानी देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि दोनों को मिलाने वाली लाइन की परपेंडिकुलर लाइन पर कभी भी डॉपलर इफेक्ट हम नहीं ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर ये इसकी तरफ जा रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यानी A पॉइंट पर जो f1 फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, और बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो इन दोनों के बीच में कहीं होगी। यानी f3 जो है वो इसके बाद आएगा, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी मिलेगी मुझे f2 की। तो इस तरह का जो सोल्यूशन है बच्चों हमें ऑप्शन नंबर 4 में मिलता है। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट सोल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A wave y is equal to a sin omega t minus kx on a string meets with another wave, it produces a node at x is equal to 0. Then the equation of the unknown wave will be. तो हमारे पास में हमें चाहिए कि जो रिजल्टेंट वेव आए वो नोड बनाती हो x इज इक्वल टू 0 पर। x इज इक्वल टू 0 पर नोड का क्या मतलब है, नोड पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यानी अगर मेरे को x इज इक्वल टू 0 पर एक नोड चाहिए, अगर x इज इक्वल टू 0 पर एक नोड चाहिए, तो जो मेरे पास रिजल्टिंग वेव आई है वो उस x इज इक्वल टू 0 पर हो जानी चाहिए 0। x इज इक्वल टू 0 पर हो जानी चाहिए 0। तो जब आपने, अगर मैं इनमें से किसी भी वेव के साथ में अगर इसको सुपर इंपोज करवाता हूं, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन आनी चाहिए, कुछ इस तरह की इक्वेशन आनी चाहिए कि ये जो वाई आर है वो प्रोपोर्शनल हो जाए किसके, साइन के एक्स के। तभी तो x की वैल्यू 0 रखूंगा तो वाई आर मुझे 0 मिलेगा, है ना। वो किस वैल्यू से आएगी तो देखते हैं। तो मेरे को पहली वेव जो है इसको y1 मान लेता हूं मैं y की जगह, वो तो मेरे को दे रखी है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरी वेव जो है वो मैं ले लेता हूं, इनमें से कोई भी वेव ले सकते हैं, माइनस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब इनको सुपर इंपोज करवाते हैं, तो वाई आर जो होगा वो होगा y1 प्लस y2। तो सुपर इंपोज करवाते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। तो a तो कॉमन आ गया, ये हो गया साइन c माइनस साइन डी। साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ये वाली वैल्यू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ये वाली वैल्यू प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो साइन ये वाली वैल्यू c माइनस डी बाई 2 माइनस ये वाली वैल्यू माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो इसको कैंसिल करोगे तो यहां पर मिलेगा हमारे को 2 cos ओमेगा टी। ठीक है, एक ए भी है यहां पर, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, एक माइनस यहां आ जाएगा हमारे पास में, और हमें मिलेगा माइनस 2 के एक्स साइन डिवाइड बाई के एक्स। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि अगर मेरे को नोड चाहिए तो x की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, 0। x की वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है ना। तो हम कैसी क्या वैल्यू रखें जब हमारे को ये वाली जो वैल्यू है वो 0 मिल जाए, तो हमको इसमें क्या रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू में 0 रखूंगा ना, तो हमारे को क्या मिलेगा कि रिजल्टेंट वेव जो है उसका एम्पलीट्यूड क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो मेरे को क्या रखना चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये वैल्यू जो है वो हमारे को रख देनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन सेकंड जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10।
दो दृढ़ आधारों के बीच एक डोरी की लंबाई 40 सेंटीमीटर है, इसमें उत्पन्न अपरिगामी तरंग की अधिकतम लंबाई यानी तरंग दैर्घ्य हमसे पूछी गई है सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो अगर मुझे अधिकतम लंबाई चाहिए, अधिकतम लंबाई वाली तरंग दैर्घ्य अगर हमारे को चाहिए, तो जैसा कि हमें दे रखा है, ये यहाँ पर दो दृढ़ आधार है, इनके बीच की जो लंबाई है वो हमें दे रखी 40 सेंटीमीटर। तो हम इसको जो इसकी अवस्था है, मूलभूत अवस्था के अंदर इसको हम कंपन करवाएंगे। मूलभूत अवस्था का मतलब बस एक लूप बनेगा, ऐसा लूप बनेगा, तो यहाँ नोड बनेगा, यहाँ नोड बनेगा, इनके बीच की जो दूरी होगी वो होगी λ/2, जो कि इसकी लंबाई के बराबर होगी। तो लैम्डा हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × L। L हमें दे रखी है 40 सेंटीमीटर, तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो मेरे पास आएगी वो आएगी 80 सेंटीमीटर, और ऑप्शन 2 जो है वो मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल हमारे को दे रखा है, दो समान नली A व B हैं, A दोनों सिरों पर जबकि B एक सिरे पर खुली है, तो नली A तथा B की मूल आवृत्तियों का अनुपात क्या होगा। तो A जो है वो दोनों सिरों पर खुली है, यानी ओपन ऑर्गन पाइप है, तो ओपन ऑर्गन पाइप यानी ओप, इसके लिए जो हमारे पास में अवस्था है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए, उसके लिए हम जानते हैं ये मूलभूत आवृत्ति के लिए व्यवस्था है, इनके बीच की दूरी होगी λ/2, तो λ/2 ये जो दूरी है ये L के बराबर होगी, तो लैम्डा किसके बराबर होगा, 2L। तो यहाँ पर जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है बच्चों वो कितनी आ जाएगी, V/2L। ठीक है, और अगर हम बंद पाइप की बात करें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की बात करें, एक सिरे से जो बंद है, उसके अंदर हमसे ये कहा गया है कि जो मूल आवृत्ति है वो बताइए। तो एक सिरे से बंद हमने कर दिया, तो इसकी जो मूल आवृत्ति हो गई, ये इनके बीच की दूरी है λ/4, क्योंकि यहाँ पर बनेगा एंटी नोड, यहाँ बनेगा नोड, ये L के बराबर है, तो लैम्डा हो गया हमारे पास में 4L। तो हमारे पास जो F की वैल्यू है वो हो जाएगी V/4L। अब हमें कहा है इनका अनुपात आपको बताना है, तो FA/FB ये हमारे पास आ जाएगा V/2L बटे V/4L, ये दोनों कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2:1। तो अब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इसका बच्चों वो आ जाएगा 2:1, ऑप्शन 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों ये, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क विल बी। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज होता है बच्चों, तो हमेशा याद रखिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तो हम इसके अंदर डिक्रीजेस जो ऑप्शन है वो यहाँ टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A sound absorber attenuate the sound level by 20 decibel, the intensity decreases by a factor of। एक साउंड एब्जॉर्बर है जो साउंड जो है उसको 20 डेसिबल तक कम कर देता है, तो हमें ये बताना है कि उसकी इंटेंसिटी किस फैक्टर से कम हो जाती है। तो जो हमारे पास लाउडनेस है वो किसके बराबर होती है, 10 log बेस 10। सपोज आई इसको लिख देता हूं मैं, शुरुआत में जो हमारी इंटेंसिटी वो आई है, और आई नॉट, यहाँ पर हम आई नॉट जो है हमारी मूल जो हमारी पास तीव्रता होती है ये है हमारे पास में, जिसको हम देहली तीव्रता भी बोलते हैं। अब हमें कह रहे हैं कि ये 20 डेसिबल तक कम हो जाती है इसकी लाउडनेस, यानी अब जो नई लाउडनेस है वो L-20 है, तो 10 log 10। अब मान लो नई जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो है I डैश इन कंपेरिजन ऑफ I नॉट थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। अब क्या किया हमने, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये आ गया 20 10 log 10 I डिवाइड बाई I नॉट माइनस log I डैश डिवाइड बाई I नॉट। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, तो 2 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, log I/I डैश। ओके, तो log जब उधर जाएगा, ये बेस 10 है सबका, तो ये हो जाएगा 10⁻² बराबर I/I डैश, और I डैश हमारे पास में आ जाएगा I/100, यानी ये 100 के फैक्टर से कम हो जाती है, यानी पहले के मुकाबले 1/100 रह जाती है। तो हमारे पास जो इसका आंसर है बच्चों वो रह जाएगा 400 के फैक्टर से ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपगेट, ये भी कन्वेंशनल हमारे पास में कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जो सॉलिड्स हैं उसके अंदर ट्रांसवर्स वेव्स जो हैं वो प्रोपगेट करती हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो आगे बढ़े इसके अंदर हम, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव डजंट ट्रांसमिट एनर्जी, तो हम जानते हैं ये तो स्टेशनरी वेव्स का एक प्रमुख गुण है, तो स्टेशनरी वेव इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम नेसेसरी फॉर वेव प्रोपगेशन इज, तो इनर्शिया, इलास्टिसिटी और लो रेजिस्टेंस तीनों ही माध्यम के वो आवश्यक गुण हैं जो किसी माध्यम के पास होने चाहिए जिससे कि तरंग उसमें आसानी से संचरित हो पाए। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, द रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी u एंड वेव वेलोसिटी v, तो सपोज मेरे पास में इक्वेशन है वेव की a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, तो अगर मैं यहां से dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो वो मिलेगा मुझे माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। और अगर मैं पार्टिकल वेलोसिटी निकालूंगा यानी dy बाई डी टी, जिसको कि हमने क्वेश्चन में कहा है कि ये u है, तो आ जाएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूं तो ये तो मेरे पास ऊपर है dy बाई डी एक्स बटे u, और इधर बच्चों क्या आ जाएगा, ये cos से cos कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, माइनस k बाई ओमेगा आएगा। हम जानते हैं ओमेगा बाई k होती है स्पीड ऑफ वेव, तो k बाई ओमेगा हो गया 1 बटे v, ठीक है। तो u हमारे पास में बच्चों यहां से कितना आ जाएगा, माइनस वी डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन की तरफ देखूं तो ये ऑप्शन एक नंबर जो है वो हमारा इससे मैच करता है, एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल रीचिंग फ्रॉम ट्रफ टू क्रेस्ट इन द ट्रांसवर्स वेव विल बी, तो मान लीजिए हमारे पास कोई वेव है, ठीक है, मैं इसके ट्रफ से क्रेस्ट पर आना चाहता हूं, इस तरीके से मान लीजिए वेव है, तो ट्रफ से क्रेस्ट पर आने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था यहां से यहां तक का टाइम है t बाई 4, और यहां से वापस यहां पहुंचने का जो टाइम है वो है t बाई 4, तो टोटल टाइम ट्रफ से क्रेस्ट पर आने के लिए मुझे लगेगा t बाई 2, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट आंसर होगा। लाप्लास फॉर्मूला फॉर साउंड वेव इज, इसको हम जानते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, गामा पी बाई रो, न्यूटन्स लॉ को इन्होंने ठीक किया था एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। इन्होंने कहा था कि जब भी साउंड वेव्स एयर में ट्रेवल करती हैं तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करती हैं, तो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, a transverse wave is represented by the equation y is equal to y naught sin 2 pi by lambda vt minus x, for what value of lambda is the maximum particle velocity is equal to the 2 times of the wave velocity, तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी यहां पर होती है a ओमेगा, ठीक है, a हमारे पास में है y नॉट, ओमेगा ओमेगा हमारे पास कितना आ जाएगा 2 पाई v बाई लैम्डा, ओके। हमें कहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी, 2 टाइम्स द वेव वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी हमारे पास में जो होगी वो होगी ओमेगा बाई के, यानी v बाय 1, ओमेगा बाई के, तो v बाई 1 हो जाएगी यानी v रह जाएगी, ठीक है। तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और v से ये v कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बच्चों हमारे पास क्या बचेगा, पाई इंटू वाई नॉट, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा है, तो ऑप्शन 4 हमारा जो है करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर प्रॉब्लम पे, द इक्वेशन ऑफ अ साउंड वेव इज y इज इक्वल टू 0.00515 sin 62.8x प्लस 3160, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव। तो हम जानते हैं वेवलेंथ जो होती है वो होती है, कैसे निकाल सकते हैं हम, तो उसके लिए हम सबसे पहले k की वैल्यू निकालेंगे, तो k 2 पाई बाई लैम्डा के बराबर होता है, और क्वेश्चन के अंदर हमारे को जो ये दे रखा है वो कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर हमारे को k की वैल्यू दे रखी है जो यहाँ लिखी हुई है 62.8, ठीक है।
तो लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, 2 पाई मतलब 6.28 डिवाइड बाई 62.8, तो ये आ जाएगा 0.1 यूनिट, यानी ऑप्शन 2। ओके, तो आसान सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 22, y इज इक्वल टू a sin pi by 2x minus 200 pi t is the equation of a progressive wave, its frequency will be। तो इसके लिए हमें ओमेगा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास है 200 पाई, जो कि किसके बराबर होगी, 2 पाई एफ। तो यहाँ से पाई कैंसिल, तो एफ आ जाएगा हमारे पास 100 हर्ट्ज, और यही हमारा थर्ड ऑप्शन के रूप में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टू वेव अंडरगोइंग सुपरपोजिशन आर रेस्पेक्टिवली y1 is equal to 4 sin omega t and y2 is equal to 3 sin omega t plus pi by 2, then amplitude of the wave resultant wave will be। तो जैसा हम देख सकते हैं इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो है पाई बाई 2। तो फेज डिफरेंस अगर पाई बाई 2 है तो इनका जो रिजल्टेंट है एम्पलीट्यूड्स का वो होगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ऑफ कोर्स पूरा होता है 2a1 a2 cos फाई, जो इनके बीच का फेज डिफरेंस है वो जो पाई बाई 2 है तो cos 0 हो जाएगा हमारे पास में, तो टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, केवल ये बचेगा। r किसके बराबर आ जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 5, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। इफ द रेशियो ऑफ टू साउंड इंटेंसिटी इज 1:16 देन रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी। हम जानते हैं कि a1 बाई a2 इनके जो एम्पलीट्यूड्स होते हैं वो इस रेशियो में इंटेंसिटी के साथ में जुड़े रहते हैं। तो ये हमें दे रखा है 1/16, तो ये हो जाएगा 1/4, आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0.15 sin 5x cos 300 t डिस्क्राइब द स्टेशनरी वेव, द वेवलेंथ ऑफ द स्टेशनरी वेव। तो वापस पहले जैसे ये वैल्यू जो है वो k की वैल्यू है विच इज 5, तो 2 पाई बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू 5, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय 5 या 6.28 डिवाइड बाई 5। तो ये कुछ एक से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं 1.256 मीटर इसका करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, 25 के बाद देखते हैं बच्चों 26वां क्वेश्चन। अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैन सस्टेन स्टेशनरी वेव्स ऑफ वेवलेंथ गिवन बाय। तो एक स्ट्रेच स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ है L और इसके दोनों एंड से ये क्लोज्ड है, दोनों एंड से ये क्लोज्ड है। तो इसमें स्टेशनरी वेव बने उसके लिए वेवलेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि सपोज इसके अंदर n लूप्स जो हैं वो बन जाते हैं, n लूप्स बन जाते हैं। तो अगर ये टोटल लेंथ जैसा कि हमें दे रखी है L है और इसमें n लूप बन रहे हैं, देयर आर n लूप्स, तो हर लूप की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, लैम्डा बाई 2। तो n लूप्स की डिस्टेंस कितनी होगी, n लैम्डा बाई 2, जो कि किसके बराबर होगी, L के। तो यहां से लैम्डा की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2L बाई n। तो ये हमारे पास में एक्सपेक्टेड वेवलेंथ होगी, सो दैट इसके ऊपर क्या बन जाए, लूप का फॉर्मेशन हो जाए, स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हो जाए। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। ऑन पोरिंग वाटर इन ए पाइप इट्स फ्रीक्वेंसी विल। तो जैसे जैसे हम उसके अंदर पानी डालते हैं बच्चों उसकी जो लेंथ है वो कम होने लग जाती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या होने लग जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। ठीक है ना, इंक्रीज होने लग जाती है। तो हम जानते हैं क्योंकि v जो प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास में वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी भी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस, यानी ऑन पोरिंग वाटर its frequency will be increased। okay, ठीक है। fundamental frequency of an open organ pipe is of length 0.5 meter is equal to the frequency of the first overtone of a closed organ pipe। तो जैसा कि हम देख सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 0.5 मीटर। तो अगर हम ओपन ऑर्गन पाइप की बात करें तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमारे पास में होती है जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था V/2L। लेंथ हमें दी है 0.5। हमसे एक आ गया है कि ये किसके बराबर है, ये बराबर है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के फर्स्ट ओवरटोन के लिए। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन का मतलब जो हमें मिलता है 3V/4L पर।
तो 3v/4 और L। तो यहाँ पर L की जगह इन्होंने बोला है कि आप LC ले लीजिए, तो ये तो आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये 2.51 यानी ये तो 1 रह गया, LC कुल मिला करके हमारे पास में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3/4 यानी 0.75। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What will be the ratio of different harmonics in open organ pipe? तो हम जानते हैं कि ओपन ऑर्गन पाइप में हमें इवन और ऑड हर तरीके के हार्मोनिक्स मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि इसमें जो हमारा करेक्ट सॉल्यूशन होगा वो होगा 1, 2, 3, 4। If Vm is the velocity of sound in moist air and Vd is the velocity of sound in dry air, तो इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो सही है? तो देखिए हम जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है वो ड्राई एयर की डेंसिटी वो मॉइस्ट एयर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, और हम जानते हैं कि V किसके प्रोपोर्शनल होता है 1/√ρ। तो इसका मतलब है वेलोसिटी जो होगी वो मॉइस्ट एयर के अंदर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ड्राई एयर। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 4। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। The frequency of a fork A is 3% more than the frequency of a standard fork, whereas the frequency of fork B is 3% less. The fork A and B produce 6 beats per second. The frequency of standard fork will be. तो मैंने कहा कि मान लो कि जो स्टैंडर्ड फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी है F, तो हमने कहा कि जो A वाला जो फोक है वो 3% ज्यादा है, तो A वाले फोक की जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो इसकी 3% ज्यादा यानी हो जाएगी 1.03F। ऐसे ही जो B वाला जो फोक है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड फोक की फ्रीक्वेंसी से 3% कम है, यानी B की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी हमारे पास में इसकी फ्रीक्वेंसी से 3% कम यानी 0.97F। अब हमें कहा कि ये दोनों मिलकर के जब एक साथ साउंड करते हैं तो ये 6 बीट बनाते हैं। 6 बीट बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि 1.03F माइनस 0.97F ये प्रोड्यूस करते हैं 6 बीट। तो 0.06F ये किसके बराबर होगा 6 के, तो F हमारे पास किसके बराबर होगा 6/0.06 यानी ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 100 के बराबर, यानी 100 हर्ट्ज जो है इसका वो करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। The density of a material of wire used in sonometer is 7.5 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। If the stress on the wire is, तो हमें देखिए स्ट्रेस दे रखा है 3 into 10 to the power 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, द स्पीड ऑफ ट्रांसफर से। ओके, तो साथ में हमारे को दे रखा है कि डेंसिटी जो है वो है हमारे पास में 7.5 into 10 to the power 3। तो हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो होती है बच्चों √T/μ, और इस म्यू को हम क्या लिख सकते हैं, इस म्यू को हम लिख सकते हैं बच्चों डेंसिटी इनटू एरिया, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ है। मास पर यूनिट लेंथ कैसे हो सकता है, म्यू किसके बराबर है मास पर यूनिट लेंथ, मास किसके बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम यानी एरिया इनटू लेंथ डिवाइड बाय एल। तो ये कितना मिलेगा हमें डेंसिटी इनटू एरिया, और टेंशन फोर्स डिवाइड बाय एरिया ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा स्ट्रेस। तो ये हमारे पास कुल मिला के सिचुएशन आ गई सिग्मा बाई रो। ओके, तो सिग्मा भी दे रखा है और रो भी दे रखा है, जस्ट हमें इसकी वैल्यूज पुट करनी है। सिग्मा है 3 into 10 to the power 8 और हमारे पास में रो की वैल्यू है 7.5 into 10 to the power 3। व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 200 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं हम। In Melday's experiment, 8 loops are formed with the tension 0.75 Newton. If the tension is increased to 4 times, then the number of loops produced will be। तो हम जानते हैं कि जो मेल्डीज इक्वेशन थी, मेल्डीज इक्वेशन हमारे को कहती है कि P√T ये होता है कांस्टेंट, यानी जब हमारे पास लूप्स हैं 8 और टेंशन है 0.75, तो हम ऐसे लिख सकते हैं वो बराबर होगा नंबर ऑफ लूप्स, अब मान लीजिए हो गए P, जब इसकी टेंशन हमने 4 टाइम्स कर दी यानी 4 into 0.75। देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब मैंने दोनों तरफ स्क्वायर किया
दोनों तरफ जब हम इसके स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, तो यहां से जब हम इसमें से स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 64 डिवाइड बाय 4, यानी आ जाएगा 16 के बराबर, और p हमारे पास में आ जाएगा 4 के बराबर, यानी 4 लूप बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। An open pipe length of length L and another open pipe of length L plus X are sounded together. If the velocity of sound is V and X is very very less than L, then beat frequency produced will be. तो देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर आता है हमारे पास में। तो हमारे को कहा है कि दो ओपन पाइप है, एक की लेंथ है L और दूसरे की जो लेंथ है वो L plus X। तो F को हम क्या लिखेंगे, तो ओपन पाइप के अंदर V by 2L होता है फॉर्मूला, तो F1 में लिख देता हूँ V by 2L जब लेंथ है L, और F2 में लिख देता हूँ जब लेंथ है 2L plus X। तो हमारे को कहा है कि जो ये हमारे पास में एक तो कंडीशन है X इज वेरी वेरी लेस देन L, और बीट्स प्रोड्यूस कितने होंगे, तो बीट्स कैसे प्रोड्यूस निकालेंगे हम, F2 माइनस F1। ठीक है, ओके, या इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि F1 जो वैल्यू है वो हमारे पास में ज्यादा है, तो F1 माइनस F2 ये हमारे पास में हो जाएंगे नंबर ऑफ बीट्स। F1 हमारे पास में V by 2L माइनस V by 2L plus X। ओके, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास में ये आ गया 2L और L plus X, और यहां से हमारे पास में आ गया बच्चों L plus X माइनस, और ये हमारे पास में कितना हो गया L। ओके, ये दोनों कैंसिल, और यहां पर आ गया हमारे पास V, तो ये वैल्यू हमारे पास में यहां पर आ जाती है। ठीक है, तो Vx डिवाइड बाई 2L, और यहां से अगर मैं L कॉमन निकालूं तो मेरे को मिलेगा ये 1 प्लस एक्स बाई एल। ठीक है, अब देखिए हम जैसा कि हमें दिया हुआ है कि L जो है वो X से बहुत बड़ा है, अगर इससे ये बहुत बड़ा है तो इसका मतलब x बाई एल की वैल्यू लगभग कितनी होगी, 0 के बराबर। तो हमारे पास बाकी कितना बचेगा, Vx डिवाइड बाई 2L स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन होगा। इसके बाद देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है अनुनाद नली में प्रथम दो अनुनाद लंबाइयां 16.5 सेंटीमीटर एवं 51 सेंटीमीटर है, तो नली के लिए अंत्य संशोधन क्या होगा। तो हम जानते हैं अंत्य संशोधन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है L2 माइनस 3L1 डिवाइड बाई 2। तो L2 हमारे पास में है 51, 3 इंटू L1 हमारे पास में है 16.5 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारे पास 51 माइनस ये हो गया 49.5 डिवाइड बाई 2, यानी 1.5 डिवाइड बाई 2, और ये आ गया 0.75। तो 0.75 सेंटीमीटर जो है ये हमारा करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे हमारा क्वेश्चन है कि 5000 एम स्ट्रॉन्ग तरंग दैर्ध्य की विकिरण उत्सर्जित करने वाला एक तारा 1.5 गुणा 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी की ओर आ रहा है, तो पृथ्वी पर प्राप्त विकिरण की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन कितना होगा। तो ये जो परिवर्तन है हमारे पास में अगर डेल्टा लैम्डा है तो ये परिवर्तन किसके समानुपाती होगा, v के। ऐसे ही जो लैम्डा है वो किसके समानुपाती होगा, c के। इन दोनों का अगर मैं अनुपात लूंगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, v बटे c के। तो मुझे निकालना है तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन, यानी डेल्टा लैम्डा निकालना है मेरे को, है ना। तो डेल्टा लैम्डा भाग 5000 एंगस्ट्रॉम जो कि हमें तरंग दैर्ध्य हमें दे रखी है उसकी, ये किसके बराबर हो जाएगा, v 1.5 गुणा 10 की पावर 6 और c प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की पावर 8।
तो ये हो जाएगा 0.5 और ये आ जाएगा हमारे पास में 10⁻²। ये यहाँ से 10⁻² कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा लैम्डा बच्चों हमारे पास आ जाएगा 25 एंगस्ट्रॉम। तो 25 एंगस्ट्रॉम जो है वो इसका करेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा। आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड with a velocity 1/5 of the velocity of the sound. What is the percentage increase in the apparent frequency? तो जैसा कि हमें दे रखा है कि ऑब्जर्वर जो है वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ आ रहा है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा ऑब्जर्वर है, ये इसकी तरफ मूव कर रहा है। इसकी जो स्पीड है जैसा कि हमें दे रखी है वो है c/5, जहां पर जो c है वो हमने ली है वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो c जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वो इस तरफ जा रही है, v जो है वेलोसिटी और ऑब्जर्वर है ये इस तरफ जा रही है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें पता लगेगी वो होगी FAP इज इक्वल टू F0। मान लीजिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0, और यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो C प्लस V डिवाइड बाई C। तो यहाँ से FAP डिवाइड बाई F0 ये किसके बराबर आ जाएगा, C प्लस c/5 डिवाइड बाई C, या ये हो जाएगा हमारे पास में 6c/5 डिवाइड बाई C। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो उसके लिए मैंने क्या किया, इधर भी -1 कर दिया, इधर भी -1 कर दिया। ये ऊपर क्या बन जाएगा, FAP माइनस F0 डिवाइड बाई F0, यानी डेल्टा F डिवाइड बाई F0, और इसको मैं 100 से कर देता हूँ मल्टीप्लाई। यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 6/5 - 1, तो यानी 1/5, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन बन जाएगा वो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20%, और यही हमारा इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 38 की तरफ। The displacement of a particle varies according to the relation x is equal to 4 sin pi t plus cos pi t. The amplitude of the particle is. तो इसको कैसे कर सकते हैं, जैसा कि हमें दे रखा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 साइन में, दोनों जो साइन और कॉस है इनके साथ में मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ प्लस 4, और इस कॉस को मैं बदल देता हूँ साइन में, तो ये मेरे पास बदलेगा कुछ ऐसे। अब अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं इनकी फेजेस को, तो मेरे को ये π/2 का फेज डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। तो फेज डिफरेंस जब π/2 का है तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a1² + a2², यानी 4² + 4², और ये बन जाएगा 4√2। तो 4√2 जो है ऑप्शन 3 हमारा इसका करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। If a sound source frequency n approaches an observer with a velocity v/4 and the observer approaches the source with velocity v/4, then the apparent frequency heard will be। तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, सोर्स भी मूव कर रहा है और ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। ये दोनों ही साउंड की जो स्पीड है, जिसको वेलोसिटी ऑफ साउंड की स्पीड हमारे को यहाँ पर v दे रखी है, उसकी v/4 स्पीड से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही v/4 स्पीड से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी f, क्योंकि हमारे को अब की बार f की जगह दे रखी है n, और ये हो जाएगा जब जो हमारा साउंड सोर्स है वो इस डायरेक्शन के अंदर जो v वेलोसिटी जो हमें दे रखी है उस वेलोसिटी से जब ये प्रोड्यूस करेगा हमारे पास में, तो इसको हम लिख देंगे, ये साउंड की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास में, और साउंड की वेवलेंथ है, सॉरी साउंड की स्पीड है हमारे पास में v, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, v प्लस v/4 डिवाइड बाई v माइनस v/4। तो ये ऊपर से तो हो जाएगा हमारे पास 5/4v, और नीचे से हमारे पास हो जाएगा 3/4v। ठीक है,
ये कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/3 और ये जो n है ये इस तरीके से हमारे को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट सोल्यूशन आ जाएगा वो आ जाएगा 5/3n। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट सोल्यूशन बन जाएगा। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है व्हेन अ सोर्स अप्रोचेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद velocity v, then apparent change in frequency is delta n1. When an observer approaches a stationary source with the same velocity, then the apparent change in frequency is delta n2. तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी apparent frequency पहले केस में कितनी आती है। पहला केस हमारे पास में है व्हेन अ सोर्स अप्रोचेस अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी, तो हम लिख सकते हैं इसको c/c माइनस और इसकी स्पीड है v। ठीक है, तो इसके अंदर चेंज कितना आएगा, चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी, चेंज विल बी FAP माइनस F0। इसको हम कह रहे हैं डेल्टा n1। तो ये हमारे पास चेंज कितना आएगा बच्चों, चेंज देख लेते हैं। ऊपर वाले को लिख सकता हूँ CF0/c माइनस v माइनस F0। तो ये बन जाएगा हमारे पास CF0 माइनस CF0 प्लस VF0 डिवाइड बाय c माइनस v। तो CF0 से CF0 कैंसिल, तो हमारा डेल्टा n1 हमें मिलेगा VF0 डिवाइड बाई c माइनस v। अब दूसरी कंडीशन पर चलते हैं। अब की बार हमें कहा है कि जो हमारा सोर्स है वो स्टेशनरी है और हमारा ऑब्जर्वर है वो मूवमेंट में है। अब की बार जो नई अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी होगी, F0। और क्योंकि अब की बार हमारा ऑब्जर्वर जो है वो मूवमेंट के अंदर है, तो हम इसको लिख सकते हैं c प्लस v डिवाइड बाई c। तो डेल्टा n2 यानी चेंज इन अपरेंट फ्रीक्वेंसी इट विल बी FAP माइनस F0। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा F0c प्लस VF0 डिवाइड बाई c माइनस F0। तो ये आ जाएगा हमारे पास में F0c प्लस VF0 माइनस CF0 डिवाइड बाई c। ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा VF0 डिवाइड बाई c। अब अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो इनके जो न्यूमरेटर है वो दोनों सेम है VF0, लेकिन इनके जो डिनोमिनेटर है इसमें है c माइनस v और उसमें c, यानी इसमें डिनोमिनेटर उसके कंपैरिजन में ज्यादा छोटा है। यानी डिनोमिनेटर अगर छोटा है तो इसका मतलब है डेल्टा n की वैल्यू उसके कंपैरिजन में ज्यादा है। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा n1 की जो वैल्यू है वो डेल्टा n2 की वैल्यू से ज्यादा है और ऑप्शन 1 जो है वो हमारा करेक्ट सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे को दे रखा है एक प्रेक्षक ध्वनि स्रोत से उसकी तरफ आने तथा उससे दूर जाने पर प्रेक्षित आवृत्ति में अंतर उस स्रोत की मूल आवृत्ति का 2% है और ध्वनि का वेग हमें दे रखा है 350 मीटर प्रति सेकंड। तो स्रोत का वेग कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो एक प्रेक्षक ध्वनि के स्रोत की तरफ आने और उससे दूर जाने पर, तो मान लीजिए ये हमारे पास में प्रेक्षक है और ये हमारे पास ध्वनि का स्रोत है। ठीक है, ये इसकी तरफ आ रहा है, ये इसकी तरफ आ रहा है और हमसे कहा गया है कि सपोज ये हमारे को ये तो नहीं बताया हुआ कितने वेग से आ रहा है, पर हम मान लेते हैं ये v वेग से आ रहा है। तो जब ये इसकी तरफ जाएगा तो इसको मान लीजिए जो आभासी आवृत्ति सुनाई देगी वो है FAP1। वो सपोज इसको F0 मान लेता हूं मैं, तो वो कितनी होगी c बटे और c माइनस v, करेक्ट। और जब ये इससे दूर जा रहा है, जब ये स्रोत जो है वो इससे दूर जा रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी और साउंड वेव आ रही होंगी इस तरफ से। तो यहां से FAP2 निकालूंगा अगर मैं, यानी इसको सुनी जाने वाली आवृत्ति वो हो जाएगी F0
ये हो जाएगी C/C+V। ठीक है, ये हमारे पास इसकी आवृत्ति हो जाएगी। अब हमें कहा गया है कि इन दोनों की आवृत्ति जो है वो मूल आवृत्ति का 2% है। इन दोनों की आवृत्तियों का अंतर उस स्रोत की मूल आवृत्ति का 2% है। तो इन दोनों की जो प्रेक्षित आवृत्तियां है, जो अंतर है, तो इनका अंतर निकाल लेता हूं मैं, डेल्टा एफ, वो हो जाएगा FAP1 माइनस FAP2। तो डेल्टा एफ हमारे पास में कितना आ जाएगा, C/C-V F0 माइनस C/C+V F0। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि F0 तो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास C² माइनस V²। ठीक है, और ऊपर हमारे पास में क्या बच जाएगा, C+V माइनस C+V। ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास में। तो ये दोनों तो आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और यहां से अगर हम देखें तो ये वैल्यू हमारे को जो डेल्टा एफ की वैल्यू मिल जाएगी, वो डेल्टा एफ की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 2V डिवाइड बाई F0 डिवाइड बाई C² माइनस V²। ठीक है, ये वैल्यू हमारे को मिल जाएगी। तो अब हम अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे को ये दे रखा है कि ये जो डेल्टा एफ है वो मूल आवर्ती का 2% है। वो मूल आवर्ती का क्या है, 2%। और हमारे को ध्वनि का जो वेग दे रखा है वो दे रखा है 350 मीटर प्रति सेकेंड। तो अगर ये मूल आवर्ती का 2% है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो वैल्यू है डेल्टा एफ की वैल्यू, डेल्टा एफ की जो वैल्यू है वो मूल आवर्ती की 2% है ना। यानी मूल आवर्ती का 2% से मतलब हो गया कि जो हमारे पास मूल आवर्ती है उसका 2% यानी 2/100। ओके, तो अगर हमारे को डेल्टा एफ की वैल्यू जैसे ये दे रखी है, मैं इस डेल्टा एफ की वैल्यू को यहां लिख देता हूं, तो ये हमारे पास में हो जाएगी 2VC F0 डिवाइड बाई C² माइनस V²। और यहां पर हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2F0/100। ठीक है, तो 2F0 से ये 2F0 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, VC/C² माइनस V²। ओके, अब हमारे को निकालनी है वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमारे को निकालनी है कि स्रोत का वेग कितना होगा, यानी V की वैल्यू हमारे को यहाँ पर निकालनी है। ओके, तो V की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, V की वैल्यू बच्चों हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी कि हम अगर यहाँ से C² कॉमन लें, VC डिवाइड बाई C² कॉमन लें, तो ये बचेगा 1 माइनस V² बाई C²। ठीक है, और जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो V है ये C के कंपैरिजन में काफी छोटा है। ठीक है, C के कंपैरिजन में काफी छोटा है। ये अगर C के कंपैरिजन में काफी छोटा है तो इसकी वैल्यू मैं मान सकता हूँ 0, और इधर हमारे पास में आ जाएगा 1/100। ये कैंसिल हो जाएगा। तो C की वैल्यू बच्चों जो हमारे को दे रखी है वो हमारे को दे रखी है 350, और नीचे है हमारे पास 100। तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में आ जाएगी 3.5 मीटर पर सेकेंड। तो 3.5 मीटर पर सेकेंड जो है बच्चों इसका करेक्ट सॉल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। ओके, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो बन जाएगा 3.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे को जो दे रखा है, एक सायरन 1000 हर्ट्ज की ध्वनि आवृत्ति उत्पन्न करता हुआ हमसे दूर जा रहा है, ऊंची पहाड़ी की तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रहा है, पहाड़ी से परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि की आवृत्ति कितनी होगी। तो सपोज हमारे पास में ये पहाड़ी है और हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ऑब्जर्वर हैं,
और हमारा जो साउंड सोर्स है वो इस तरफ ऐसे जा रहा है, तो परावर्तित आवृत्ति इसको कितनी सुनाई देगी? तो हम ये मान सकते हैं कि ऐसा एज्यूम करते हैं कि जब ये स्रोत इसकी तरफ जा रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो हम एक तरीके से एक एपरेंट ऑब्जर्वर इसको हम मान सकते हैं कि मान लो कि एक एपरेंट ऑब्जर्वर है, तो इसको इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई पड़ेगी? तो अगर ये एक एपरेंट ऑब्जर्वर है, एक एपरेंट ऑब्जर्वर ओ डैश मान लेता हूं मैं, तो इसको कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, कितनी फ्रीक्वेंसी की साउंड सुनाई देगी? वो होगी FAP इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज। ये सोर्स एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है, तो वो हो जाएगी C, और उसकी तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यही हमारे पास साउंड सोर्स है, तो इसी तरफ हमारे पास साउंड जो है वो मूव कर रहा है, तो C माइनस 10। तो FAP बच्चों हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? FAP हमारे पास हो जाएगा 1000। C की वैल्यू जो है वो हमें दे रखी है 330 डिवाइड बाई 320, ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास आ जाएगा 1031 हर्ट्ज। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो ये हमारा एपरेंट ऑब्जर्वर महसूस कर रहा है, और वो सेम फ्रीक्वेंसी ये क्या करेगा? रिवर्ट बैक यानी रिफ्लेक्ट करेगा, सेम फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। अब हमारा ऑब्जर्वर तो स्टेशनरी है, और अगर ये साउंड रिफ्लेक्ट करेगा तो उस टाइम ये भी स्टेशनरी होगा, यानी कोई डॉपलर इफेक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, यानी जितनी फ्रीक्वेंसी का ये जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो सेम का सेम इसको सुनाई पड़ेगा, ऑब्जर्वर को सुनाई पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारी रिफ्लेक्ट होकर के जो साउंड सुनाई देगी वो होगी 1031 हर्ट्ज, और ऑप्शन 3 जो है वो हमारा इसका करेक्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। करेक्ट, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे। A source of sound of frequency 90 Hz is moving towards stationary observer with a velocity 1/10th of the velocity of sound, then frequency heard by the observer। तो सिंपल सा सवाल है हमारे पास में, FAP कितना होगा? जैसा कि हमें दे रखा है कि 90 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, और अब की बार हमें दे रखा है कि सोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऑब्जर्वर हमारा स्टेशनरी है और सोर्स हमारा मूव कर रहा है, इसका मतलब है ये होगा C माइनस, और ये साउंड की स्पीड की 1/10th स्पीड से मूव कर रहा है। तो 90 C डिवाइडेड बाय 9/10, ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1, यानी 9/10 इंटू C। तो ये यहाँ से 10 आ जाएगा और हमें मिलेगा 100 हर्ट्ज। तो उसको जो सुनाई देगी साउंड की फ्रीक्वेंसी वो कितनी सुनाई देगी? 100 हर्ट्ज। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नोड एंड एंटी नोड विल बी। तो हम जानते हैं कि एक नोड और एंटी नोड के बीच में, सपोज ये हमारे पास स्टेशनरी वेव है, यहाँ पर बनता है हमारे पास एंटी नोड, इनके बीच की जो टोटल डिस्टेंस होती है λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस होती है λ/4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कंसेक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो होगी λ/4। सो ऑप्शन 1 बी द करेक्ट। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो समान तीव्रता I की ध्वनि तरंगे बिंदु P पर समान कला में अध्यारोपित होती हैं, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या होगी? अगर समान कला में अध्यारोपित होती हैं तो मैं अधिकतम तीव्रता की ध्वनि सुनाई देगी, और अधिकतम तीव्रता की जो ध्वनि होती है Imax, इसके लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो जैसा कि हमें दे रखा है कि दोनों समान है, I है, तो ये भी √I है, ये भी √I है, और इनका स्क्वायर, तो इसका मतलब 2√I इसका स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा? 4I। तो हमारे पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन जो होगा बच्चों वो आ जाएगा 4I। ठीक है, तो ये बच्चों फिजिक्स के सॉल्यूशन थे। थैंक यू वेरी मच। जय CLC।